मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसे आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, अभी हम इंस्टॉल कराने वाले हैं। तो आज है हमारे लिए क्लास 10 साइंस सेट 824 बी के 2022। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। मैं सबसे पहले कराऊंगा फिजिक्स का। ठीक है, इसमें क्लास 10th के लिए जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन थे उसमें उनको पहले मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। वैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ऊपर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में मैं इधर पढ़ता हूं, उसमें क्या रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। इसको ध्यान रखिए, सबसे पहले उसने दे रखा है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको ध्यान से रखना है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। उसने क्या क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ये रहेगी पॉजिटिव, क्योंकि उसने कह रखा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में F क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद उसने कहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज कहां बनती है। उसने कहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है क्या, वस्तु। वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। ये आप जानते होंगे, वस्तु की दूरी यानी यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। वो दे रखी है माइनस के 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ चुका होगा। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता है दर्पण सूत्र। ये क्या होता है, दर्पण सूत्र। इसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता रहेगा, आता है, और पास्ट में भी आता था। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/f, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 इक्वल टू 1/u। बेटा u की वैल्यू हमारे पास माइनस का 20। अब ये -20 क्यों है, क्योंकि यहां मान लीजिए ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, या दर्पण है। अगर इधर किरण जा रही है और इधर ही हम दूरी नापते हैं, इधर किरण जा रही है और हम भी इधर ही लेते हैं, क्या दूरी इधर, किरण भी इधर और दूरी भी इधर ले रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वस्तु यहां पे रखी है, किरण इधर जा रही है और दूरी हम इधर माप रहे हैं, तो नेगेटिव। इसलिए यू हमेशा यहां क्या रहेगा, नेगेटिव। हर एक के लिए यू कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, प्लस 1/v, क्योंकि हमें v फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20। देखिए ये माइनस का 1/20 इधर लाएंगे तो पॉजिटिव 1/20 इक्वल टू 1/v इधर बच जाएगा। इसको इधर सॉल्व करते हैं। 1/20 ये हो जाएगा 2/20 बराबर 1/v। इसको हम सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है, चाहे ऐसे कर लीजिए, इसको 1/10 आ जाएगा। v इंटू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। इस v कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अभी देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था कि इससे इधर अगर कोई भी इमेज रखी है या कोई भी इमेज बनती है या फिर कोई भी हमारे पास बिंब यहां रखा हुआ है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि विपरीत दिशा हो जाएगी। अभी ये पॉजिटिव आया है, v इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास दर्पण रखा है उसके पीछे, तो इस पर जो ऑप्शन थे हमारे 4 ऑप्शन है। कौन कौन से, पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। ये मुझे लगता है यही सही है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है इससे पीछे, तभी तो पॉजिटिव आएगा। दूसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने। सामने नहीं बन सकता, अगर सामने बनता तो ये कैसा आता, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद अनंत पर नहीं बनेगा, क्योंकि दूरी आ गई है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, कौन सा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस पढ़ा और टिक किया। ठीक है, दूसरा है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें से गुजरने पर अधिकतम विचलन बैंगनी रंग में। इसका आंसर है हमारे पास बैंगनी रंग में। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये दूसरे का है। ठीक है, खा तुम्हारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ये खा का है, बैंगनी रंग। सबसे अधिक विचलन किसमें होता है, बैंगनी रंग में, प्रिज्म के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए। ठीक है, अभी तीसरा पढ़ते हैं, विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है। ये इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, जो हमारे पास इसमें गा है क्वेश्चन, उसने क्या कहा है, वैद्युत जनित्र में रूपांतरित होता है। क्या होता है, ये तो जानते होंगे, वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विद्युत जनित्र किसको रूपांतरित करता है बेटा जी, विद्युत ऊर्जा को, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। इसको याद कर लीजिएगा। उसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। हाँ, एक ये क्वेश्चन था घा। देखिए घा क्वेश्चन क्या था, पहले के चल रहे हैं, ये ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चन थे वो चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहां से चल रहे हैं? क्लास 10 साइंस, सेट कौन सा था? 824 बीके 2022 में जो पेपर आया था यूपी बोर्ड में, वो पेपर ये सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अभी इससे आगे जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या है, 220 वी और 100 वाट। उसने क्या दे रखा है, घा में दे रखा है बेटा जी, देखिए 220 वी और 100 वाट के वैद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, के तंतु का प्रतिरोध, देखिए क्या तंतु का प्रतिरोध पूछा था उसने, ठीक है। तंतु का प्रतिरोध पूछा था, देखिए इसमें तंतु का प्रतिरोध पूछा है उसने, ठीक है। अभी देखिए तो ये हमको दे रखा है 220 वी और ये देखा है 100 वॉट, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपके पास आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर में, P बराबर वी आई, ये क्वेश्चन ये तो पढ़ रखा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। अच्छा, इससे एक और इंपॉर्टेंट, ये आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा, V बराबर आई आर। ये कहां से आता है V बराबर आई आर? ओम के नियम से। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। V बराबर आई आर। अगर मैं क्या करता हूं यहां से, देखिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, V अपॉन आई बराबर आर, ऐसे कर सकता हूं, या फिर इसको ऐसे ना चेंज करके ऐसे कर लीजिए, V अपॉन आर बराबर आई, ठीक है। आर को नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा V नीचे आई और ये नीचे आर और आई हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन आर। इसको यहां पुट कर सकता हूं तो देखिए P का फॉर्मूला बन जाएगा V इंटू आई की वैल्यू क्या है? V अपॉन आर, तो V अपॉन आर, तो ये बन गया P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। P बराबर कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन आर। ये एक नया फॉर्मूला बन गया, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अभी देखिए P बराबर, चाहे इसको ऐसा कर लीजिए क्योंकि हमको क्या निकालना है, उसने पूछा है तंतु का प्रतिरोध R निकालना है, ठीक है। R को इधर ट्रांसफर और इसको इधर ट्रांसफर, तो R बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? V अपॉन P, ठीक है। R बराबर बेटा जी V की वैल्यू कितनी रखी है? 220 V स्क्वायर, तो 220 गुणे 220 बट्टे बेटा P देखना कितना दे रखा? 100 कर लीजिए इसको, इंटू इंटू इंटू, ये कर दी। R की वैल्यू कितनी आएगी? 22 इंटू 22। R बराबर कितना हो जाएगा? 484, ये आ गया इतना ओम, ठीक है। ये आ गया, ऑप्शन यही था, ठीक है। ये भी इसमें ऑप्शन था, यही ऑप्शन सही है आपका। चलिए ये टिक द करेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, उतार लीजिए इसका अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो, ठीक है। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं और आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ग्रुप में आप मांग सकते हैं, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे उसमें आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो का था उसमें क्या था, देखिए उसने कहा है अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों का वर्णन कीजिए। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के जो उपयोग है तो उसमें 2 उपयोग पूछे हैं, ठीक है। कौन कौन से कहां का यूज होता है? नंबर फर्स्ट में लगा सकता हूं, हम जो जैसे कटिंग कराते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, उधर जो यूज होते हैं वहां कौन से यूज होते हैं? हमारे पास अवतल दर्पण यूज होते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में, ठीक है। दाढ़ी बनाने में जो दर्पण यूज होते हैं उसमें हमारा क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और कहां का यूज होते हैं इनको अवतल दर्पण में? हमारे जो डॉक्टर होते हैं, कौन? डॉक्टर जो हमारी आंख, नाक आदि चीजों का जो निरीक्षण करते हैं, ठीक है। इनका जो निरीक्षण करते हैं डॉक्टर, जो आंख नाक इनका निरीक्षण करते हैं, वहां भी हमारा क्या होता है? अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने के लिए या कटिंग कराने के लिए जो हमारे दर्पण उपयोग होते हैं उसमें भी क्या होता है? अवतल दर्पण उपयोग होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर खा की ओर, ठीक है। इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर खा की ओर। चलिए खा जो है हमारे पास, उसमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है उसने पूछा है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण कैसे करते हैं? देखिए इसको आसानी से पढ़ेंगे, देखिए बहुत आसानी से। चलिए दूरदृष्टि दोष, ठीक है। चलिए पहले इसको समझते हैं आसानी से। देखिए अब उसने पूछा है दूरदृष्टि, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को करने में सबसे ज्यादा कंफ्यूज, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष, अब ये दोष है ना,
भाई दूर दृष्टि दोष, ठीक है, ये कोई ना कोई दोष है। क्या दोष है? अब हमको लगता है कि हो सकता है इसमें दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, ठीक है, ऐसा कोई दोष है हमारी आंखों के अंदर जिसमें सिर्फ हमको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। हमारी आंखों के अंदर ऐसा दोष है जिसमें सिर्फ हमको दूर की वस्तुएं, जो दोष होता है वही वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष है तो हमको सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो सिर्फ निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी। इसको लिख सकते हैं आप, क्या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ऐसा दोष जिसमें हमको सिर्फ दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये हो गया आंसर। अब उसमें पूछा है इसका निवारण। देखिए निवारण किस लेंस से करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। DUNA, ये याद रखना है आपको, DUNA, D फॉर दूर, यानी क्या हो गया हमारे दूरदृष्टि दोष, ठीक है। U फॉर उत्तल, ठीक है। N फॉर निकट और A फॉर अवतल। देखिए D दूर, U उत्तल, इसका मतलब क्या हुआ कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए अगर हमारे आंखों के अंदर दूरदृष्टि दोष हो गया है, यानी हमें सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो हम कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं? उत्तल लेंस, ठीक है। N फॉर निकट, अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं? अवतल। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, क्या कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, यानी कौन सा लेंस यूजिंग होगा, ठीक है। D फॉर दूरदृष्टि दोष, U फॉर उत्तल लेंस, N फॉर निकट दृष्टि दोष और A फॉर अवतल लेंस, ठीक है। ये हम इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। बस यही क्वेश्चन था कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? ऐसा दोष जिसमें हमें सिर्फ दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं तो उसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। अभी इसको निवारण करने के लिए दूरदृष्टि दोष को कौन सा लेंस यूज हो सकता है? उत्तल लेंस, ठीक है। अभी ये मैंने ट्रिक बता दिया, इससे हम सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए तो देखिए उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि पृथ्वी में सबसे बड़ा कौन सी, जो उत्तल लेंस की कंडीशन है, उत्तल लेंस में पूछा है कि उस कंडीशन को बताइए जिसमें सबसे बड़ा जो इमेज बनती है वो सबसे बड़ी बनती है, ठीक है। तो हमको वो बतानी है, ठीक है। अब हमने ये इमेज ली है कौन सी, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर रखी हो। प्रथम फोकस ये रहा F1, इस पर अगर वस्तु रखी है तो एक किरण इसकी निकलेगी और यहां बीच पॉइंट में से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। जो दूसरी किरण होगी वो पहले इसके समांतर होगी, समांतर चलने के बाद यहां टकरा के फिर ऐसे चली जाएगी। अभी हमको नहीं पता ये कहां जाके टकराएंगी, ठीक है। अब इससे इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है तो हम लिख सकते हैं ये वास्तविक बनता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये जो बनता है ये वास्तविक बनता है क्योंकि इसकी जो ये जो किरणें होती हैं वो रियल यानी वास्तव में टकराती हैं, कहीं ना कहीं जाके टकराएंगी वास्तविक किरणें, ठीक है। अच्छा इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये ऊपर तो बनने वाला है नहीं भाई, इससे ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर तो बनेगा नहीं, कहां बनेगा? नीचे बनेगा। अगर नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा? फिर नीचे जितने बनते हैं वो उल्टे बनते हैं। कैसे? तो ये भी कैसा बनेगा? उल्टा, ठीक है। जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक, क्योंकि ये वास्तव में किरण कहीं ना कहीं टकराएंगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गए। उसके बाद कहां बनेगा? पता नहीं कहां बनेगा। वस्तु से कितना बड़ा बनेगा? भाई वस्तु तो इतनी है, ये पता नहीं कहां जाके टकराएंगी। तो वस्तु से बहुत बड़ा कहां बनेगा? अनंत पर, ठीक है, अनंत पर, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा क्योंकि किरण वास्तव में टकराएंगी। उल्टा क्यों बनेगा? क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। मुख्य अक्ष से जो नीचे बनते हैं वो कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। और मुख्य अक्ष से जो ऊपर बनते हैं वो सीधे बनते हैं, ठीक है। अभी आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तीसरे क्वेश्चन का शायद देखता हूं अभी कौन सा है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये 2 का गा है, क्वेश्चन नंबर 2 का गा, ठीक है। ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यही पूछ रहा था। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो का है, पहले मैं पढ़ के बताता हूं, आप ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो कहा है उसने कहा है 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। देखिए उसने कहा है जो पहला दे रखा है वो 2 ओम, 2 ओम, और दूसरा दे रखा है उसने R2 हमको दे रखा है 3 ओम, R3 दे रखा है हमको 4 ओम। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में जोड़े हैं उसने? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोग को 24 वोल्ट की बैटरी, कितने? 24 वोल्ट ये दे रखा है। ठीक है, बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी में संयोजन प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, यानी आई निकालनी है हमको। ठीक है, आई फाइंड करनी है। क्या करना है? आई इसमें से निकालनी है। पहले बताइए इन तीनों को किसमें जोड़ा है? समांतर क्रम में। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, एन के लिए। ये होता है श्रेणी क्रम के लिए। किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरा होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN तक। ठीक है, ये होता है समांतर क्रम के लिए। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए और कहां से आते हैं इनका डेरिवेशन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सबसे इंपोर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, देखिए अगर मैं इसमें सिर्फ एक लाइन है पूरी, ठीक है, ये तो कोई टेंशन नहीं। अब इसमें देखिए एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है। जब दो लाइन आपस में समांतर जाती हैं, जब जब ये एक आएगा तब तब नीचे आर आएगा, जब जब ये ऊपर एक आएगा जब जब नीचे ये आर आएगा। तो एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, जब दो लाइन आपस में जाती है तो कौन सी बनती है भाई? ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी नहीं टकराएंगी, तो आपस में कैसी होंगी? समांतर। तो इससे याद कर लीजिए 1/R1 वाला जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए है? समांतर क्रम के लिए। और जो सिंपल वाला फॉर्मूला है वो किसके लिए है? श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला मिल गया हमको कौन सा? 1/R बराबर, ये मिल गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट 1/RN, जितने भी हैं उन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1, R1 क्या दे रखा है? 2 ओम, तो 2, 1/R2, R2 कितना दे रखा है? 3, प्लस 1/R3, इससे आगे 3 आएगा, 3 को ऐड कर लीजिए। 1/3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। ठीक है, तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 4, 3 और 2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ये हो जाएगा 6 प्लस, और ये हो जाएगा 3 4 12, 4 प्लस, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, इनको 1/R बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, ये हो जाएगा 13/12। अभी मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा, तो 12/13। ये मिल गया मेरे बेटा जी, ये प्रतिरोध मिल गया। ठीक है, R इक्वल टू 12/13। ठीक है, अब देखिए R है और V है मेरे पास, R है और V है। तो बहुत अच्छी तरह आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या? V बराबर I R, V बराबर I R। ठीक है, पढ़ रखा है। V है, R है, I निकाल सकते हैं, सिंपल बात है। तो ये हो जाएगा, इसको R को नीचे लाऊंगा तो I बराबर V/R। ठीक है जी, I निकालना है। V की वैल्यू कितनी है? 24 बट्टा R की वैल्यू कितनी है? 12/13, 12/13। ठीक है, 12 दूनी 24, ये 13 सबसे ऊपर आएगा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 13 दूनी 26 एम्पियर। ठीक है, बस यही निकालना था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। अब कितने नंबर का क्वेश्चन है देखिए, मैं अभी बताता हूं। 4 नंबर का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। क्या किया है इसमें? ये तीनों दे रखे हैं, उसने कहा है ये समांतर क्रम में ऐड करने हैं। समांतर क्रम में ऐड कर लिए सबसे पहले, तो हमको ये रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, R की वैल्यू मिल गई। अभी उसने V4 दे रखा है, V दे रखा है 24 वोल्ट। ठीक है, V मिल गया, V है और R है, दोनों है। V बराबर IR ओम के नियम से बहुत अच्छी तरह, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें भी बताया था V बराबर IR इंपोर्टेंट है। इससे एक ना एक न्यूमेरिकल पक्का मिलने वाला है, अगली अब की बार भी मिलेगा। ठीक है, V बराबर IR से R को इधर ले आए तो I की वैल्यू मिल जाएगी V/R। V और R की वैल्यू पुट कर दी और I की वैल्यू मिल गई 26 एम्पियर। ठीक है, चलिए इससे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं और इससे आगे हम क्वेश्चन, इससे आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखिए। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है 4 ओम, इसी का अथवा है। इसमें से जो पेपर में था तीसरे में 2 क्वेश्चन थे का के अंदर, या तो जो अभी मैंने कराया उसको कर दीजिए या फिर जो अब कराने वाला हूं उसको कर दीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले उसको हम लिख लेते हैं।
4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड टाइम दे रखा है कितने, 1 सेकंड का। ठीक है, देखिए पहले तो आर देख लीजिए, आर कितना दे रखा है उसने हमको 4 ओम। ठीक है, उसके बाद हमको दे रखा है प्रति सेकंड, तो टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड। अभी उसने क्या कहा है 100 जूल ऊष्मा, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कितने जूल, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 जूल। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, विभवांतर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लीजिए। वैसे ये इससे न्यूमेरिकल आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन ओम के नियम से पक्का मिलने वाला है। ओम के नियम से आपको पक्का एक न्यूमेरिकल अब की बार मिल जाएगा। ओम का नियम पक्का से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास R है, T है, H है, I मिल जाएगा यहां से। उसने पूछा क्या था हमसे, उसने क्वेश्चन ये रहा, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले। उसने पूछा था के बीच विभवांतर। ठीक है, आई मिल जाएगा तो विभवांतर तो हम सिंपल निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इन दोनों को मैं इधर ले जाऊं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा H, R और T को इधर लाऊंगा तो आर टी बराबर आई स्क्वायर, यहां स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा अंडर रूट, तो आई बराबर अंडर रूट H अपॉन आर टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या आई बराबर अंडर रूट के अंदर H अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहां से आई निकाल दीजिए, आई बराबर अंडर रूट के अंदर H की वैल्यू कितनी 100 बट्टे आर की वैल्यू कितनी 4 ओम इंटू टाइम 1 सेकेंड। ये कितनी बार 25 बार, 25 चौका 100। तो आई बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 5, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए मेरे पास आई है, आर है, वी पूछा है, तो वी बराबर आई आर। मैंने बताया था ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है एम्पियर। चलिए सॉरी ओम का नियम। ठीक है, v बराबर आई आर, वी पूछा है, आई और आर है हमारे पास, आई है ना आर है। ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 इंटू बेटा आर कितना है मेरे पास 4, तो v बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास v 5 चौका 20 वोल्ट। यही हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये मिल गया हमको कितना 20 वोल्ट। तो आशा करता हूं यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा से समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है उसका अथवा है। ठीक है, या तो पहले वाले को कर दीजिए या फिर इसको कर दीजिए, लेकिन हमको तो दोनों कराने हैं। ठीक है, आर बेटा 4 ओम दे रखा है, टी 1 सेकंड दे रखा है, प्रति सेकंड की बात कर रहा है, एच बराबर 100 जूल। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ रखा होगा उसमें का, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच है, आर है, टी है, आई नहीं है, तो यहां से आई निकाल लिया हमने, आई बराबर अंडर रूट में एच अपॉन आर टी। चलिए ठीक है, एच बराबर आई बराबर एच की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट की, आई बराबर आ गया 5 एम्पियर। ठीक है साहब, आई मिल गया, आर है, सिंपल वी निकाल सकते हैं कहां से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर। ठीक है, यहां से आई है कितना 5, आर है कितना 4 रख दिया, 5 का 20, वी बराबर कितना आ गया 20 वोल्ट, जो हमको चाहिए था। ठीक है, चलिए आशा करता हूं यहां तक क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद इसको रफ कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, या फिर चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का के दोनों ऑप्शन करा दिए हैं, अभी ये खा है। ठीक है, तीसरे का खा। चलिए साहब इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। आप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसने एक ही क्वेश्चन में 2 ऐड कर दिए हैं, तो पहले उनको देख लीजिए। उसने कहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, तो देखिए परावर्तन के नियम सुनिए। प्रथम नियम, पहला नियम क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई सतह है और यहां से कोई किरण आई और ये यहां से चली गई। ठीक है, ये अविलंब है यहां पर। ठीक है, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण और ये अविलंब। चलिए उसने प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम ये कहता है आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अविलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, प्रकाश
जो परावर्तन का प्रथम नियम है वो क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया कंप्लीट, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। दूसरा नियम देखिए, ये होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर, ये होता है एंगल आई, ये होता है एंगल आर। दूसरा नियम क्या कहता है, परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आने वाली किरण जो एंगल बनाती है, अविलंब और आने वाली किरण के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, इसको कहते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आने वाली किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा कैसे होते हैं आपस में, इक्वल। ये कहता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया नियम कंप्लीट। पहला नियम क्या कहता है, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अविलंब तीनों एक ही सतह पर यानी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आने वाली किरण जो एंगल बनाती है यानी एंगल आई और एंगल आर आपस में दोनों इक्वल होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए साहब, अभी इसमें एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया, उसको सॉल्व करिए। चलिए जी, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है उसको पढ़ लीजिए पहले। एक अवतल दर्पण से, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं अवतल दर्पण, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि अवतल दर्पण की सारी कंडीशंस हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, यानी u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10, ठीक है। वस्तु जहां भी रखी होगी, जो दर्पण है उससे जस्ट सामने रखी होगी, किरण ऐसे आएंगी, हम दूरी ऐसे मापेंगे, किरण ऐसे आएंगी, हम दूरी ऐसे मापेंगे, यानी किरण के विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा में अगर हम दूरी माप रहे हैं तो कैसी होगी, नेगेटिव। किरण भी ऐसे आ रही हैं और दूरी भी ऐसे ही माप रहे हैं तो कैसी होंगी, पॉजिटिव। इसलिए यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। आगे पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्थित है यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि आभासी प्रतिबिंब कितना दूर बनता है, 20 सेंटीमीटर। तो चलिए v बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, 20 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आभासी अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो इधर ही बनेगा और इधर ही हम दूरी मापेंगे, इधर ही किरण चलने वाली है और इधर ही दूरी, तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो v कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अभी क्या कहा है उसने, 20 सेंटीमीटर दूरी बनता है। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसने पूछा है, यानी हमको r की वैल्यू पूछा है। तो क्यों ना हम f की वैल्यू फाइंड कर लें, तो r की वैल्यू उसका दोगुना हो जाएगा हमारे पास। चलिए साहब, बिल्कुल ठीक है। चलिए पहले करते हैं इसको। तो दर्पण सूत्र लिख लीजिए पहले, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। आपको याद होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए 1/f, f तो पूछा ही है, बराबर 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस 1/v, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20, ठीक है। इस माइनस को यहां से हटा के क्यों ना यहां लगा लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए जी। 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 10 दूनी 20, हो गया -2 प्लस ये कितना हो गया 1, 1/f बराबर 1/f बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, -1/20। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। ये हो गया मेरे पास f। अभी मेरे को चाहिए रेडियस, ठीक है। अभी मेरे को क्या चाहिए, रेडियस। चलिए रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास, रेडियस हो जाएगा मेरे पास इसका दोगुना। देखिए यहां पर मेरे पास ये मार्कर, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास मान लीजिए दर्पण है और ये है हमारे पास f, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका दुगना, पूरा त्रिज्या होता है। और आधा क्या होता है इसका, आधा होता है फोकस दूरी f, और इसका दुगना क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका दुगना, यानी -20 इंटू 2। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40, ठीक है। इतना बस यही उसने पूछा था। इतना क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अभी इसमें क्वेश्चन पूछा है, एक प्रिज्म प्रकाश का आवर्तित चित्र द्वारा समझाइए। देखिए इसकी एक नई अलग से वीडियो आपको 10 या 20 मिनट की मिल जाएगी, उसको देख लीजिए, उसमें पूरा प्रिज्म आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके बाद है यही है, बस यही क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। और एक और क्वेश्चन है आपका, वो देखिए मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ इसको। चलिए ये भी नहीं है, ठीक है।
तो एक चौथा जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, चौथा है ना, इसमें क्या क्या है, इसने विद्युत मोटर को नामांकित, देखिए इसमें विद्युत मोटर के बारे में पूछ रहा है। एक आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें पूरा प्रिज्म पढ़ाया जाएगा, एक में विद्युत हीटर, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ये वगैरह वगैरह जितने भी हैं इनके जो पूछता है इनमें से एक पक्का पूछेगा, उसको भी आपको एक वीडियो में करा दिया जाएगा। और विद्युत जीव के प्रेरण की जो घटना है, कुंडली के ये प्रेरित धारा से उत्पन्न होती है, कुंडली वगैरह वगैरह के बारे में भी आपको एक वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल है, उसमें पूरी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी इसका आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। वहां पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और क्लास का शेड्यूल भी आपको वहां पर मिल जाएगी, कौन से दिन कौन सा हमको कराना है। अभी जो कराया है हमने क्लास 10 साइंस का सेट 824 बी के कराया है, जो 2022 में बच्चों ने दिया था। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसके बाद आप केमिस्ट्री का, इसी में जो केमिस्ट्री का पोर्शन था, ये फिजिक्स का पोर्शन था, फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो गया है और अभी केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो फिजिक्स का इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो अब जो है हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो साइंस का जो सेट हम करा रहे हैं 824 बी के, इसमें जो फिजिक्स तो सर ने कराई दी है। अब हम जो यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन जो है हम करने वाले हैं। तो पार्ट बी जो केमिस्ट्री का होता है आपके यहाँ पे पेपर में, पार्ट बी वो हम करेंगे जो केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से जो पार्ट बी शुरू होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 है। पहला क्वेश्चन जो वो आपका टिक दी करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है प्रोपेनॉल है। तो प्रोपेनॉल, तो यहाँ पे क्या है कि हमको प्रोपेनॉल इसका जो सूत्र है, यानी कि जो उसका जो फॉर्मूला है उस पर टिक करना है कि इसका कौन सा फॉर्मूला है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको जो संधि विच्छेद कर लेना है, यानी कि इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ने के लिए हमको लिखना होगा प्रो प्लस में एन प्लस में ऑल। तो ये हमने इसको तोड़ लिया। उसके बाद आपको क्या सोचना है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, आपको एल की याद ही होंगे। उसके बाद एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो आपको 3 कार्बन लेने हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड आए। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सूत्र ऑब्वियसली ये होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे को 3 कार्बन लेने थे, तो मैं एन की जगह पे 3 पुट करूंगा। तो मैंने लिखा C3, अब 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो सूत्र हो गया हमारा C3H8। ये किसका सूत्र हुआ गाइज, ये हुआ प्रोपेन का। लेकिन हमको किसका सूत्र चाहिए, प्रोपेनॉल। तो पहले हमको क्या करना होगा, इसमें OH जोड़ना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो OH होता है उसकी, यानी कि जो एल्कोहल होता है उसकी बैलेंसी होती है 1। तो हमको यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटानी पड़ेगी, यानी कि ये हो जाएगा C3H7। अब ऑल किसका है, OH का। तो यहाँ पे OH जोड़ दीजिए। तो जो प्रोपेनॉल है उसका सूत्र हो गया C3H7OH। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सेकंड जो 5 का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन सेकंड जो आपका करेक्ट है उस पर टिक कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा टिक द करेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें खा ऑप्शन में क्या कहा है कि अधातु है, निम्न में से अधातु छांटनी है आपको, अधातु कौन सी है। तो देखिए, आपको जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि जो आपकी आवर्त सारणी है चैप्टर नंबर 5, तो वहां पे जो है पूरी आवर्त सारणी में आपको ट्रिक्स है, यानी कि जो आपका जो येलो कलर के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे धातु हैं। तो उनमें से कौन सा एलिमेंट है जो इसमें है, यहाँ पे लिखा हुआ है KF, उसके बाद Al एल्युमिनियम, उसके बाद Na सोडियम। तो गाइस देखिए, ये K और ये Na, ये तो जो है आपके पहले वर्ग में आ जाते हैं। पहले वर्ग का मतलब कि जो पहला आपका वर्ग होता है उसमें आते हैं। तो ये तो हो गए हमारे क्या, धातु। इनमें से तो कोई है नहीं, ये तो हो गए क्रॉस। उसके बाद ये आपका एल्युमिनियम और फ्लोरीन। एल्युमिनियम जो है गाइस वो 13वें ग्रुप का तत्व है। 13वां ग्रुप यानी कि पी ब्लॉक में आता है, और पी ब्लॉक का जो है ये हो गया हमारा धातु। बचा क्या, फ्लोरीन। तो ये आपका क्या है, अधातु है। FCl Bri ये 17वां ग्रुप है, और जो कि धातु का होता है टोटल। तो हमारा फ्लोरीन क्या हो गया, धातु। तो इसमें आपको फ्लोरीन पे टिक कर देना, जो कि सेकंड ऑप्शन ही है आपका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन गा, उसमें लिखा हुआ है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी कि निम्न ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्या है कि इनमें से निम्न में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक एलिमेंट पे टिक करना है जो ठंडे जल से अगर उसकी अपक्रिया कराएं
तो क्या है कि हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि ठंडे जल से ना तो आपका जो लोहा है यानी कि Fe वो रिएक्शन नहीं करता, ना कॉपर करता है। और रही बात कार्बन की, तो कार्बन क्या है, एक धातु है जो कि ठंडे जल से ही अभिक्रिया नहीं करती है, तो ठंडा तो गया दूर। तो क्या आएगा, सोडियम। तो सोडियम है यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है आपका, सोडियम। Na पे आप टिक कर दीजिए, ये आपका थर्ड ऑप्शन। तो ये आपके हो गए टिक द करेक्ट। तो जो 5वां क्वेश्चन था वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। 3 क्वेश्चन थे, प्रोपेनॉल जिसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उसके बाद अधातु जो कि फ्लोरीन है, और थर्ड ऑप्शन में ठंडे जल से रिएक्शन कौन करता है, सोडियम करता है। तो ये 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद अब बात आती है, तो अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो छठा क्वेश्चन है आपका, उसमें क्वेश्चन का में क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले क्या है कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पता होना चाहिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो सूत्र है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है इसका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब हमको क्या है कि एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें कि ये बने, ये उत्पाद की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि इधर साइड आना चाहिए एरो से। अब ये कैसे आएगा, तो आपको ध्यान होगा क्लास 10th में एक चीज और होती है, जिप्सम से नीचे, सॉरी उससे प्लास्टर से नीचे जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। यहां पे लिख देता हूं जिप्सम। अब आपको कुछ नहीं करना, जिप्सम को जो है बस हीट करना है। जिप्सम को क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के लिए यहाँ पे जो है ऐसे डेल्टा का चिन्ह का यूज करते हैं। रिएक्शन का जो तीर होता है एरो, उसके ऊपर डेल्टा लगा दो, इसका मतलब हीट कर रहे हैं हम इसको। इस वाले को हीट करना है, वो भी किस टेम्परेचर पे, तो 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 160 तक। इस टेम्परेचर पे आप जिप्सम को हीट कर दीजिए। उसके बाद तुरंत जो है आपका क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, यानी कि हाफ H2O बन जाएगा। और जो है ये हाफ इधर H2O निकल जाएगा, ये अलग, ये वाष्प की फॉर्म में उड़ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। किससे, जिप्सम से। तो हमको पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। वो भी टेम्परेचर गाइस फिक्स है यहाँ पे 150 से 160। अगर थोड़ा बहुत भी आप सपोज 200 तक करते हो तो भी नहीं हो पाएगा। अब इसी में आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है, उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज्यादा कुछ उपयोग नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है, जैसे कि किसी की हड्डी टूट जाती है तो वहां पे डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं हड्डी को जोड़ने के लिए, या फिर जो टॉयज होते हैं, टॉयज जो बनाते हैं, टॉयज यानी कि खिलौने, तो वहां पे भी उसको यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसमें बस आपको जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक रिएक्शन दे दीजिए, एक उपयोग लिख दीजिए, हो जाएगा। या फिर 2 लिख दीजिए हड्डियों के यूज में और उसमें टॉयज बनाने के लिए। अब उसके बाद इसी में जो है खा क्वेश्चन, पहले इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद हम जो यहाँ पे खा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन खा, 6 क्वेश्चन का खा, इसमें लिखा हुआ है रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। सबसे पहले रेडॉक्स क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा CuO प्लस में Na। अब आगे क्या होता है, ये Na इस ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है, तो कौन सा सूत्र बनाएगा, Na2O प्लस में Cu। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का योग है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जो बाद में रिएक्शन कंप्लीट है इधर से बाद, यानी कि ये जो बनता है ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बनता है, और रिएक्शन से पहले ये होता है। तो रिएक्शन के बाद देखो क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन हट गई, पहले ऑक्सीजन थी लेकिन बाद में हट गई। जब भी ऑक्सीजन हट जाए तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि हिंदी में अपचयन। और सोडियम के बारे में बात करते हैं। पहले क्या था, सोडियम में जो है ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो जो है ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई। यहां पे देखिए ऑक्सीजन इसके साथ है ना, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, या फिर उपचयन भी बोल देते हैं, उपचयन। अब देखिए केवल एक ही रिएक्शन है यहाँ पे, टोटल रिएक्शन कौन सी है, यही तो रिएक्शन है टोटल। इसी रिएक्शन में 2 रिएक्शन हो रही हैं, उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है।
तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें उपचयन भी हो अपचयन भी हो, तो वो रिएक्शन टोटली क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोल सकता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, इसमें एग्जांपल पूछा था आपसे, तो आपको ये लिख देना है। परिभाषा लिखना चाहोगे तो लिख देना, ऐसी रिएक्शन जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन अभिक्रिया भी हो, तो वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। तो आपका जो 6 वाला का खा क्वेश्चन है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं 6 के गा क्वेश्चन पे। हाँ तो गाइज अब जो है हम छठे का जो गा क्वेश्चन करने वाले, गा उसमें क्या कहा है आपसे, उसमें कहा है मेंडलीव का आवर्त नियम एवं इस सारणी की 2 विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको मेंडलीव के आवर्त नियम का बताता हूँ। मेंडलीव का आवर्त नियम है इसके अनुसार, यानी कि जो नियम है उसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि जो एलिमेंट है कोई, तो वो जो अपने जो उसका परमाणु भार है उसके अनुसार, यानी कि उसकी तरह रिएक्शन करेगा जैसे उसका परमाणु भार है। यानी कि जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को बनाया था, सिंपल वे में आप ये कह सकते हो, मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें क्या था कि जो तत्वों को रखा था उसने, तो किसके अनुसार रखा था, तत्वों के परमाणु भार के अनुसार। जैसे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे कि कार्बन है, अब इसका परमाणु भार कितना होता है 12 और परमाणु नंबर होता है 6। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु नंबर होता है 7 और इसका होता है 14। तो सबसे पहले उसने छोटा ये वाला एलिमेंट है इसका परमाणु भार कम है तो इसको रखा, उसके बाद इससे बड़ा वाला एलिमेंट रखा जिसका परमाणु भार इससे ज्यादा है, तो इस तरह से रखा था उसने। ये तो हो गया मेंडलीव का आवर्त नियम। अब इसके बाद क्या था कि गाइस कुछ वर्षों बाद मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें भी कुछ सुधार किया गया। अब उसको सुधार करके एक नई आवर्त सारणी बनाएगी जो होती है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसका भी एक नियम था, नियम गाइस सेम है, सेम टू सेम कॉपी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। अब यहाँ पे मेंडलीव के में क्या था, परमाणु भार, यानी कि जो उसने एलिमेंट रखे थे वो किसके अनुसार रखे थे, परमाणु भार के अनुसार। लेकिन जो नई वाली आधुनिक आवर्त सारणी बनी है उसमें क्या है कि तत्वों को किसके उसमें रखा गया है, परमाणु क्रमांक, यानी कि उसके डिफाइन हम उसका जो नियम है वो उस तरह से लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को तत्वों के परमाणु क्रमांक को, बस बाहर की जगह तो परमाणु क्रमांक लिखने ना, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो नई आवर्त सारणी बनी है उसमें जो तत्व रखे गए हैं वो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग रखे गए, यानी कि सबसे पहले वो एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक कम है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे करके रखा गया है। तो उससे जो हमारी नई वाली आधुनिक आवर्त सारणी बनती है। इसमें एक क्वेश्चन और इसी में कि इसकी 2 विशेषताएं बताइए। अब विशेषताएं के बारे में बात आती है तो सबसे पहली विशेषता आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। सबसे पहली विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो है धातु, अधातु और उपधातु तीनों को अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इधर साइड में आपकी धातु भी आ रही है, अधातु भी आ रहा है, उपधातु भी आ रहा है एक ही वर्ग में, ऐसा नहीं है। एक साइड में जो आपकी टोटल धातु आ रही है, उसके बाद बीच में जो उपधातु है, उसके बाद लास्ट में जो पी ब्लॉक के लास्ट में जाके समथिंग अधातु आती है। तो इस तरह से डिफाइन किया गया हर एक कैटेगरी के अनुसार। तो पहली विशेषता ये होगी कि धातु, धातु इनका जो अध्ययन करने में, हमें स्टडी करने में बहुत सरलता होगी क्योंकि इनको सबको अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। और दूसरी जो विशेषता है वो है इसकी वर्ग के अनुसार। वर्ग का मतलब जैसे कि पहला वर्ग, पहले वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे करके कुछ एलिमेंट आते हैं नीचे। तो ये जो टोटल एलिमेंट है पहले वर्ग के, ये टोटल एलिमेंट जो है एक ही टाइप के हैं। एक ही टाइप का मतलब अगर तुम हाइड्रोजन की संयुक्त निकालोगे तो भी बनाएगी, लिथियम की निकालोगे तो भी बन, सोडियम की निकालोगे वो भी बने, और इसका ये पोटेशियम की बन, रुबिडियम की बन। यानी कि पहले वर्ग में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी संयोजकता एक है। अब जैसा एलिमेंट ऊपर वाला करेगा, मतलब कि ऊपर वाला एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ जो सूत्र बनाएगा सेम उसी कैटेगरी का सूत्र लिथियम बनाएगा, सोडियम बनाएगा। जैसे मैं बता देता हूं, मैंने हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ सूत्र बनाया तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन के 2, तो सूत्र कैसे बनेगा H2O। तभी मैंने Na का बनाया तो Na की संयोजकता 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीपल से इसका भी सूत्र कैसा बनेगा Na2O। पोटेशियम का बनाते हैं, इसकी संयोजकता 1, इसकी 2, क्रॉस मल्टीपल से K2O। तो देखिए ये वाला और ये वाला तीनों में कुछ ना कुछ सेम है, नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी 2 है, उसके बाद 1 है, पहले 2 फिर 1 फिर 1। इसका मतलब सेम कैटेगरिया, जितने भी ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो सभी
सेम फॉलो करते हैं, मतलब जैसा एलिमेंट ऊपर वाला बनाएगा ऐसे ही वो नीचे वाले टोटल एलिमेंट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो दोनों विशेषता मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे जो आपका जो 6 वाला क्वेश्चन है वो टोटल खत्म हो जाता है। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। हाँ तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में जो का क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपका कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब कि कार्बन की हमको जो 2 विशेषता बतानी है जो सबसे उसकी बेस्ट वाली है, मतलब जो उसकी सबसे अच्छी विशेषता है वो 2 विशेषता आपको जो बता दीजिए। कुछ नहीं है, जैसे सपोज करो पहला, सबसे पहली विशेषता कार्बन की ये है, कार्बन श्रृंखलन करता है। क्या? श्रृंखलन। अभी बताता हूँ ये श्रृंखलन क्या है। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन अपने दूसरे किसी एलिमेंट से जुड़कर लंबी चेन बनाएगा, ऐसे करके लंबी चेन, या फिर वलय भी बना सकता है। वलय का मतलब क्लोज चेन, यानी कि बंद होनी चाहिए वो वाली चेन। जैसे कि ये बंद भी बन गई, खुली भी बन गई, कितने भी कार्बन जोड़ सकते हैं, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं कार्बन जोड़ सकते हैं। तो पहली विशेषता तो उसकी यही है, श्रृंखलन करना, कितने भी कार्बन जोड़ सकते हैं आपस में, और कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जुड़ के अपने ही कार्बन से, मतलब जैसे कि यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन के साथ जुड़ के और इसने श्रृंखलन किया, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है कि जो अपने जैसे एलिमेंट से जुड़ के लंबी लंबी चेन बनाए, ऐसा नहीं। तो ऐसा केवल कार्बन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि पहले तो इसकी संयोजकता जो 4 है, यानी कि 4 इसकी संयोजकता है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं जो सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन क्या है कि ये तीनों बॉन्डों को फॉलो करता है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, डबल ही बनाता है, ट्रिपल ही बनाता है। जैसे कि कार्बन के बीच में हम सिंगल भी लगा सकते हैं, इस पे फिर 3 हाइड्रोजन आएंगी, इस पे भी 3 आएंगी, और जब डबल भी बना सकता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगी, और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो क्या है कि कार्बन जो है अपने ही कार्बन से 2 कार्बन के बीच में सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों टाइप के जो है बॉन्ड बन सकते हैं। तो कार्बन की दोनों विशेषता यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहली है श्रृंखलन करना, दूसरी है इसकी बॉन्डिंग यानी कि बंध क्षमता। बंध क्षमता इसको बोलते हैं कि बंध किस किस टाइप के बना सकता है, सिंगल भी, डबल भी, ट्रिपल भी, तीनों टाइप के बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसके बाद अगला यहाँ पे निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। तो चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन को नोट करते हैं। हाँ तो गाइज अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 7 था उसका खा देखने वाला है। तो खा में क्या पूछा आपसे, बोला है निस्तापन तथा भर्जन में अंतर समझाइए। निस्तापन और भर्जन पहले बता देता हूँ ये होता क्या है। जैसे कि गाइज अयस्क क्या होता है, कोई धरती से हमको चीज मिली, धरती से यानी कि पृथ्वी की जो भूपट्टी होती है ऊपर वाली सतह है उसमें से कोई चीज मिली। अब वो क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसमें गंदगी होती है, गैंग जिसको बोलते हैं, कुछ या तो उसमें जंग लगी मिल सकती है या फिर कुछ ना कुछ उसमें गंदगी मिलती है, उसको गैंग बोला जाता है। अब उस गैंग को अगर हम अलग करना चाहें तो उसको अलग करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, जिनमें वही विधियां आती हैं, फर्स्ट निस्तापन, दूसरी भर्जन। यानी कि अयस्क से शुद्ध पदार्थ निकालना है, जैसे कि धरती से गोल्ड मिला, अब हमको शुद्ध सोना निकालना है, उसमें से गंदगी को उसको दूर करना है। तो कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे, निस्तापन कर सकते हैं, भर्जन कर सकते हैं, कोई भी अपना सकते हैं। तो गाइस इसमें क्या है कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। निस्तापन में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में, या तो निस्तापन में जो वायु लेंगे ही नहीं, मतलब वायु से हमको काम ही नहीं पड़ेगा, या फिर लेंगे तो सीमित लेंगे, ऐसा नहीं है कि वायु हम वहां पे ज्यादा ले लें, कम लेंगे और उसके अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, यानी कि वायु वहां पे होगी नहीं और गर्म कर देंगे, या फिर होगी तो कम होगी, फिक्स मात्रा में एकदम। लेकिन भर्जन में क्या होता है, अयस्कों को वायु की अधिकता का मतलब यहाँ पे वायु बहुत ज्यादा होती है। किसी भी अयस्क को गर्म करके शुद्ध पदार्थ निकालने के लिए जो वायु की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है यहाँ पे, किस प्रक्रिया में, भर्जन में। और निस्तापन में क्या होती है, कम होती है, या तो होती ही नहीं है और होती है तो सीमित होती है। बस इतना अंतर है, वायु का डिफरेंस है कि निस्तापन में कम या फिर सीमित, और भर्जन में क्या, अधिकतम, मैक्सिमम वायु होती है उसको गर्म करने के लिए। तो 7 क्वेश्चन है, बस इतना ही था। इन दोनों को डिफाइनों को आप लिख लेना, नोट कर लेना और हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अब 8 क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या है कि आपको पहले 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद अथवा लगा है और उसमें एक और क्वेश्चन भी है। तो पहले मैं कराता हूँ पहले वाले क्वेश्चन को, का 8 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं।
अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूं, डिफाइन आप बुक से याद कर लेना। ऑक्सीकरण, ये वाली रिएक्शन क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आप लिख दिया CH3 और एक सेकेंड C2H5OH, ये C2H5OH है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल होता है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ऑक्सीकरण, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना। इसमें क्या है, मेरे को ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन जोड़ने के लिए हमको एक ऑक्सीकारक की जरूरत होती है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन जोड़ने का काम करते हैं। अब कोई ना कोई ऐसा बंदा हमें चाहिएगा जो इसमें ऑक्सीजन जोड़े, तो कितने होते हैं, फिलहाल तुम्हारी किताब में केवल 2 हैं, या तो आप लिख दो K2Cr2O7 या फिर आप लिख दो KMnO4, इनमें से कोई भी एक आप इस एरो के ऊपर जरूर लिख दो, क्योंकि यही 2 बंदे हैं जो इसमें ऑक्सीजन जोड़ने का काम करेंगे। अब ऑक्सीजन जुड़ेगी कैसे, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस ट्रिक्स से आप याद रखो, आपको हमेशा पीछे से चलना है और जो पहला कार्बन मिले उस पे हाइड्रोजन हटाकर ऑक्सीजन लगा देनी है। हम पीछे से चलेंगे तो कार्बन हमें पहले ये मिलेगा। अब इस पे टोटल हाइड्रोजन है 2, हमको एक ऑक्सीजन जोड़ने के लिए कितनी बैलेंस चाहिए, 2 चाहिए, तो हमको 2 हाइड्रोजन हटानी पड़ेंगे। अगर सपोज हमको 2 ऑक्सीजन जोड़नी होती तो हम 4 हाइड्रोजन हटाते। उसी तरीके से हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ना है, तो हम पहले CH3 को पूरा लिख देते हैं, ये वाला कार्बन पूरा लिखना है। उसके बाद इस पे से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 हाइड्रोजन की जगह पे क्या देगा, एक ऑक्सीजन। कौन देगा, ये देगा। उसके बाद एक ऑक्सीजन और है पीछे और फिर H है, तो ये हो गई आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हुआ, ये वाली हाइड्रोजन हटकर बस ये वाली ऑक्सीजन जुड़ी है, हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन जोड़नी थी, कौन जोड़ रहा है, ये बंदे जोड़ रहे हैं। इन बंदों को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ने का काम जो करते हैं उनको ऑक्सीकारक बोलते हैं। अब गाइस ऑक्सीकरण अभिक्रिया खत्म होती है, उसके बाद 8वें क्वेश्चन में खा टाइप है, खा। इसमें क्या है, इसमें बोला है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड का सूत्र होता है वो क्या था, CnH2n+2, ये होता है सिंगल बॉन्ड के हमें जितने भी हाइड्रोकार्बन बनाने होते हैं, ये सूत्र होता है। अब इसमें जो है आप एक एक से करके वैल्यू रखते चली जाइए। पहले इसमें 1 रखिए, जब 1 रखोगे तो सूत्र बनेगा CH4, 2 रखिए C2 और 6 क्या जाएगा 6, 3 रखिए C3H8, 4 रखिए C4H10, कुछ ऐसे करके बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये सब एक ही है, इससे बने हैं ना, एक ही सूत्र से तो बने हैं सब, तो ये क्या हो गए, समजातीय हो गए। अब ऐसे एलिमेंट जो एक टाइप के होते हैं, यानी कि एक जातीय होते हैं, उनको हम समजातीय बोलते हैं। अब सपोज करो क्वेश्चन में सपोज ये नहीं, आपको ये नहीं पता, ये नहीं दिया, केवल ये दिया है कि बताओ ये समजातीय है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, सिंपल है, आपको जो पीछे वाले एलिमेंट से पहला वाला एलिमेंट हर बार घटाना पड़ेगा। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा, 4 कार्बन थे, यहाँ पे 3 है तो 1 कार्बन बचा, हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पे 8 है, तो कितनी हाइड्रोजन बची, 2, तो क्या मिला, इसमें से इसको घटा के CH2। अब इसमें से इसको घटाइए तो क्या मिलेगा, 3 कार्बन, यहाँ पे 2, तो 1 बचा, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 हाइड्रोजन बची। अब इसमें से इसको घटाइए, 2 कार्बन, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन बचा, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 हाइड्रोजन बची। अब देखिए इसमें से इसको घटाया तब भी CH2 मिला, इसमें से इसको घटाया तब भी CH2 मिला, इसमें से इसको घटाया तब भी CH2 ही मिला। यानी कि तत्वों के डिफरेंस करने पर तत्वों को अंतर, किसका अंतर है इन सब में, CH2 का अंतर है। तो ये सब क्या है, समजातीय श्रेणी के एलिमेंट हैं। ये जो चारों हैं ये किसके एलिमेंट है, समजातीय श्रेणी के। आया समजातीय समझ में, समजातीय क्या होता है, बस एक जात के होनी चाहिए, यानी कि इसमें से इसको घटा घटा के CH2 मिलना चाहिए हर बार। अगर बाई चांस सपोज दैट यहाँ पे आपको 2 बार CH2 मिल गया, आगे चल के आपको CH3 या फिर कुछ और मिला, तो फिर ये समजातीय नहीं माने जाएंगे। समजातीय तभी होगा जब हर बार CH2 मिले, तो समजातीय श्रेणी की परिभाषा कैसे दोगे, ऐसे तत्व जिनके मध्य यानी कि जिनके बीच में CH2 का अंतर मिलता है वो समजातीय श्रेणी कहलाती है। हाँ तो गाइज अब क्या है, 8 क्वेश्चन का जो गा है
उसमें क्या है कि साबुन और अपमार्जक के बारे में कुछ पूछा है, उसकी निर्जलन अवक्रिया। उसमें निर्जलन में कुछ नहीं है कि साबुन और अपमार्जक से मिसाइल कैसे बनता है, उसमें बस ये बताना है। तो क्या है कि उसकी एक लंबी वीडियो बननी हुई, यानी कि मैं उसको आपको समझाऊं, पूरे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझानी होती है। तो उसके लिए अभी 1 या 2 दिन में हम एक स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे उसके लिए, आप वहां से उसको कॉपी कर लेना, वहां से देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोला है उसने, आगे हमसे बोला है कि जो अथवा वाला प्रश्न है, यानी कि 8 में एक अथवा में नीचे क्वेश्चन दिया है कि एथेनॉल की हमको 4 रिएक्शन लिखनी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल तो आपको जैसे कि नाम से पता चल जाएगा, एथ का मतलब 2 कार्बन होनी चाहिए, उसके बाद ऑल आ रहा तो OH आना जरूरी है। तो इसका सूत्र हो गया C2H5OH। अब इसकी जो है हमको 4 रिएक्शन यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ धातु के साथ। मैं इसकी जो रिएक्शन है वो धातु के साथ कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C2H5OH, यहाँ पे लिख दिया Na। अब इसको कराना है तो सिंपल ट्रिक है यार, H को अलग कर दो, Na को इधर जोड़ दो, तो क्या हो गया C2H5O। यहाँ तक सब कुछ सेम था, H को अलग करना है। तो प्लस में H जब अलग होगा तो ऐसा तो है नहीं एक H लिख दें, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो गैस है और गैस हमेशा 2 की फॉर्म में होती है, तो 2 लिखना पड़ेगा। अब Na को यहाँ पे जोड़ोगे तो बस Na लिख दो, खत्म हो गई रिएक्शन इसकी धातु के साथ। सेकंड, अब मेरे को यहाँ पे क्या है कि मैं इसको गर्म कर देता हूँ। गर्म करने पर गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए क्या करना है आपको, गर्म हमेशा जो गाइज सांद्र H2SO4 इससे गर्म होता है हमेशा। ये कौन है C2H5OH, ये वाला एलिमेंट किससे गर्म होगा, सांद्र। यहाँ पे आपको सांद्र लिखना है, गलती से तनु मत लिख देना, क्योंकि तनु के साथ ही गर्म नहीं होगा। H2SO4 सांद्र H2SO4 होना चाहिए। सांद्र का मतलब गाढ़ा वाला, सांद्र को गाढ़ा बोलते हैं सिंपल उसमें, तो इसके साथ गर्म करना है। अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जो कि हमेशा मैक्सिमम 90% चांस होते हैं कि हर बार वो ट्रू होगी। जब भी आपको तीर के ऊपर H2SO4 लिखा मिले, वो भी सांद्र, और आगे कोई भी एलिमेंट लिखा मिले और आपको रिएक्शन करनी हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा, आप भूल गए प्रोडक्ट क्या आने वाला है, तो सिंपल ट्रिक है भाई कि आपको मैक्सिमम जल को अलग करना है। इसमें से जल निकाल दूं, यहाँ पे मैंने H2O अलग कर दिया, तो क्या बचेगा, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन गई, सपोज एक हाइड्रोजन ये चली गई, इसमें से 5 थी तो एक चली गई, तो 4 बची। हाँ, उसके बाद ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन चली गई, तो ये वाली ऑक्सीजन भी चली गई, तो बचा क्या, कार्बन 2 बचे हमारे पास। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हाइड्रोजन कितनी बची, 4 बची, और कुछ बचा नहीं, तो ये हो गई रिएक्शन। ये लिख दीजिए, यहाँ पे एथेनॉल लिखिए, सांद्र H2SO4 लिखिए, उसके बाद आपको पानी अलग कर देना है, पानी को इसमें से निकाल दो, बाकी जो बचा वो हमारा प्रोडक्ट, खत्म सांद्र H2SO4 की। उसके बाद आता है थर्ड रिएक्शन, अब हमको करना है थर्ड। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैं, ये क्या है, एल्कोहल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अम्ल के साथ करा रहा हूँ, अम्ल के साथ, कोई भी अम्ल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले इसको लिखता हूँ C2H5OH। अब यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है कोई अम्ल, जैसे कि मैंने ले लिया HCl। अब मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। तो सिंपल है गाइस, जब भी अम्ल या क्षार कोई भी रिएक्शन करानी हो तो पानी को अलग करना है। अब देखो यहाँ से मैं H और इधर से तुम्हारा OH, इसको अलग करके पानी बना सकता हूँ, तो बन जाएगा ना H2O। तो और बाकी जो बचा उसको मिक्स कर दो, तो यहाँ पे जो है हमारा जो H2O है वो तो ये बन गया, कहां से, ये वाला OH और ये H। बाकी जो कुछ बचा यहाँ, इधर क्या बचा, C2H5 बचा, C2H5, और इधर क्या बचा, Cl, तो यहाँ पे लिख दिया Cl, C2H5Cl प्लस में H2O, ये बन गया। तो गाइस यहाँ पे क्या था, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया C2H5Cl प्लस में H2O। ये वाली जो रिएक्शन है अम्ल के साथ हो गई हमारी कंप्लीट। अब क्या है कि गाइस, अब हम इस रिएक्शन को करते हैं, अम्ल के साथ हो गई, धातु के साथ हो गई, गर्म करने पर हो गई। अब मैं इसकी जो रिएक्शन करा रहा हूँ वो यहाँ पे करा देता हूँ, जो कि मैं कराऊंगा तुम्हारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, जो कि इंपोर्टेंट भी है, IB। यहाँ पे कराता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं, यानी कि CH3COOH। इसमें COOH आ रहा है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। इसके साथ कराते हैं। अब देखिए कैसे होगी, तो क्या है, CH3COOH प्लस में C2H5OH।
अब मैं इसके साथ इस वाली रिएक्शन को कराता हूँ, तो वही सेम प्रोसेस चलेगी जो अब तक चलती आ रही है। इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ था, पानी बाहर निकला, इस वाली रिएक्शन में भी पानी अलग हुआ, इस वाली रिएक्शन में भी पानी ही अलग होगा और कुछ नहीं। कैसे अलग होगा, पीछे से आपका OH और इधर से आपका H अलग कर दो तो पानी तो हो गया आपका अलग। अब बचा जो है उसको मिक्स कर दो, जोड़ दो, तो उधर क्या बचा CH3COO ये बचा, और इधर क्या बचा C2H5 बचा, तो यहाँ पे लिख दो C2H5, ये मिक्स करके लिख दो, ये हो गया आपकी रिएक्शन। अब गाइस मैं आपको बता दूं ये वाली जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आता है, ये COO, इसको बोलते हैं एस्टर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। इसीलिए इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टीकरण अभिक्रिया। इस पूरी ये जो चौथी वाली रिएक्शन है इस पूरी रिएक्शन का नाम है एस्टीकरण अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि इसमें जो बनता है प्रोडक्ट वो आपका एस्टर है। अब यहाँ पे मैंने चारों रिएक्शन को करा दिया है। धातु के साथ जब कराओगे तो हाइड्रोजन गैस अलग होगी, और गर्म करोगे H2SO4 के साथ तो पानी को अलग कर दो, जो बचा वो आपका दूसरा प्रोडक्ट। अम्ल के साथ कराओगे तो भी पानी अलग करो, जो बचा उसको मिक्स करके लिख दो। इसके साथ कराओगे तो पानी अलग करो, जो बचा उसको मिक्स करके लिख दो। सब में मैक्सिमम आपको पानी अलग करना है। इसमें पानी इसलिए नहीं अलग कर पाए क्योंकि यहाँ पे तो OH था लेकिन इधर हमारा H नहीं था, तो आपको क्या केवल हाइड्रोजन को अलग करना है, बाकी जो कुछ बचता है उसको मिक्स करके लिख देना है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल जो अनसॉल्व था वो हो चुका है, बस आपका बायोलॉजी का पोर्शन बचा था, वो आपको लास्ट टाइम पे हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, उसी में से फंस जाएगा। तो फिलहाल हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो चुका है, जो कि सेट 824D के था। अब नेक्स्ट जो सेट है उसको कराएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बस धन्यवाद।